नमस्कार। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। मैं कीर्ति मंडूला इतिहास लेकर हाजिर हूँ। इतिहास से अच्छा कोई शिक्षक नहीं होता। इतिहास अपने में सिर्फ घटनाओं को नहीं समेटे होता, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज यानी 18 मार्च को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों में अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और जो दुनिया से इस दिन अलविदा होकर चले गए उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के इस सफर पर, जहां बात करेंगे राजकुमारी दुबे की, जो हिंदी सिनेमा की जानी मानी गायिका थी। राजकुमारी दुबे हिंदी सिनेमा की जानी मानी गायिका थी और आज ही के दिन यानी 18 मार्च 2000 को इनका निधन हुआ था। उनका नाम भले ही नई पीढ़ी के लिए विस्मृत हो चुका हो, लेकिन पुराने संगीत के चाहने वालों में उनका नाम आज भी उसी अदब के साथ लिया जाता है जैसे उनके कार्यकाल में लिया जाता था। उनकी आवाज में एक अनोखी सी मिठास थी जो भुलाई नहीं भूलती है। वे अपने जमाने की अग्रणी और बेहद प्रतिभाशाली गायिका रहीं। उनके गाए गाने ने 20 से भी अधिक वर्षों तक श्रोताओं का दिल लुभाया। गायिका राजकुमारी दुबे ने बेशुमार अभिनेत्रियों को आवाज प्रदान की। उन्होंने अनगिनत संगीतकारों, गीतकारों और रंगमंच के कलाकारों को सफलताएं देने में अहम भूमिका निभाई थी। गुजरे जमाने की गायिका राजकुमारी दुबे का जन्म 1924 में उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। कहते हैं कि सपूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। कुछ ऐसी ही शख्सियत गायिका राजकुमारी की भी थी। उन्होंने महज 14 वर्ष की उम्र में ही अपना पहला गाना HMV में रिकॉर्ड कराया था। गाने के बोल थे, सुन बैरी बलमा कछु सच बोलना। यह अलग बात थी कि राजकुमारी ने किसी संस्था से संगीत की कोई शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन ईश्वर ने उन्हें कंठ बख्शा था। वह कम नहीं था। इसके बाद तो उन्होंने विभिन्न मंचों पर अपनी गायकी का सफर जारी रखा। 30 के दशक में मूलतः अभिनेत्रियां अपने गीत खुद गाया करती थीं। इस सूरत को बदलने में राजकुमारी दुबे का निसंदेह बड़ा हाथ। उनके गीतों की मांग के चलते कई संगीतकारों ने उनकी आवाज का इस्तेमाल किया और आने वाले समय में वे पार्श्व गायन का एक चमकता हुआ सितारा बन गई। उन्होंने सभी तरह के गीत गाए। कहते हैं कि एक बार राजकुमारी सार्वजनिक मंच पर गाना गा रही थी। वहीं उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता प्रकाश भट्ट से हो गई। उन्होंने राजकुमारी को प्रकाश पिक्चर से जुड़ने का न्योता दे दिया। इस बैनर के तहत बनने वाली गुजराती फिल्म संसार लीला में कई गाने पेश किए। इस फिल्म को हिंदी में भी संसार फिल्म से फिल्माया गया। इसमें राजकुमारी जी ने गीत पेश किया, आंख गुलाबी जैसे मद की प्यालियां, जागी हुई आंखों में है शर्म की लालियां। इसके बाद तो उनकी प्रतिभा बॉलीवुड में सिर चढ़कर बोलने लगी। सन 1933 में फिल्म आंख का तारा, भक्त और भगवान, 1934 में लाल चिट्ठी, मुंबई की रानी और शमशरे आलम में गीत पेश कर राजकुमारी दुबे ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया। इस दौरान उनके कई कालजयी गीतों ने लोगों को गुनगुनाने के लिए बाध्य कर दिया। अधिकतर सुनने वालों को याद नहीं होगा कि पार्श्व गायन से पहले राजकुमारी अभिनय से भी जुड़ी हुई थी। बंबई की सेठानी में अभिनय के साथ ही राजकुमारी ने हमसे क्यों रूठ गए बंसी बजाने वाले गीत भी गाया। फिल्म बॉम्बे मेल के गीत उस जमाने में बेहद मुकम्मल साबित हुए। गीत किसी आमदी का यूं इंतजार है राजकुमारी ने स्वयं लल्लू भाई एवं इस्माइल के साथ बहुत खूबसूरती के साथ गाया। इस गीत में ऑर्केस्ट्रा ना के बराबर है और उनकी आवाज की मिठास सुनने वालों का ध्यान खींचती है। 90 के दशक के अंत में सारे गामा पर राजकुमारी दुबे को काफी सराहा गया था। उनका एक साक्षात्कार कमल जलालाबादी की सुपुत्री स्वर जलालाबादी ने लिया था। राजकुमारी गुमनामी में जी तो रही थी, पर कार्यक्रम में उनके गायन ने नई पीढ़ी के कई लोगों को उनके बारे में अवगत करा दिया था। वक्त ने उनसे उनकी रोजी तो छीन ली थी, पर उनकी आवाज की मिठास नहीं छीन सका था। 18 मार्च 2000 को इस महान गायिका ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। उनके जनाजे में फिल्म इंडस्ट्री के सिर्फ गायक सोनू निगम मौजूद थे, जिन्होंने सारेगामा कार्यक्रम का संचालन किया था।
तो अभी हम लोगों ने राजकुमारी दुबे के बारे में काफी कुछ जाना। अब इस प्रोग्राम में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे शशि कपूर की, जो हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक थे और आज ही के दिन यानी 18 मार्च 1938 में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं शशि कपूर के बारे में। शशि कपूर हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक थे। वे ऐसे अभिनेताओं में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने अपने सदाबहार अभिनय से लगभग 4 दशक तक हिंदी सिने प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन किया। कोलकाता में जन्मे शशि कपूर का असली नाम बलवीर राज कपूर था। उनका रुझान बचपन से ही फिल्मों की ओर था और वह अभिनेता बनना चाहते थे। उनके पिता अगर चाहते तो वह उन्हें लेकर फिल्म बना सकते थे, लेकिन उनका मानना था कि शशि कपूर स्वयं ही संघर्ष करें और अपनी मेहनत से अभिनेता बने। पिता की इस बात पर शशि कपूर पूरी तरह खरे उतरे थे। जिन दिनों शशि कपूर पृथ्वी थिएटर में काम कर रहे थे, उन दिनों ब्रिटेन की मशहूर नाटक मंडली शेक्सपियरियना भारत दौरे पर आई थी। इस यात्रा के दौरान जब वह थिएटर मंडली मुंबई पहुंची तो उसके संचालक मिस्टर केंडल शशि कपूर के पिता से मिले। दोनों की पहले से ही जान पहचान थी। पृथ्वीराज के 2 बेटों राज कपूर और शम्मी कपूर को थिएटर से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि तब तक वे फिल्मों में अपनी जगह बना चुके थे। क्योंकि मिस्टर केंडेल एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ स्टेज की बारीकियों से भली भांति परिचित थे, इसलिए पापा जी ने पुत्र शशि को उनसे मिलाया और बेटे को चांस देने के लिए आग्रह किया। शशि कपूर को शेक्सपियरियना से बुलावा आ गया। अब वे कभी पृथ्वी थिएटर के नाटक में काम करते तो कभी मिस्टर केंडेल की शागिर्दगी करते। शशि कपूर ने नाटक के रूप में सिने करियर की शुरुआत की साल 1961 ईस्वी में यश चोपड़ा की फिल्म धर्मपुत्र से की थी। इसके बाद उन्हें विमल राय की फिल्म प्रेम पत्र में भी काम करने का मौका मिला, लेकिन दुर्भाग्य से ये दोनों ही फिल्में असफल साबित हुई। इसके बाद शशि कपूर ने मेहंदी लगी मेरे हाथ और हॉलीडे इन बॉम्बे जैसे फिल्मों में काम किया, लेकिन यहाँ फिल्में भी टिकट खिड़की पर बुरी तरह नकार दी गई। साल 1965 ईस्वी में शशि कपूर के सिने करियर का अहम साल साबित हुआ। इस साल उनकी फिल्म जब जब फूल खिले प्रदर्शित हुई। बेहतरीन गीत, संगीत और अभिनय से सजी इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने न सिर्फ अभिनेत्री नंदा को बल्कि गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस फिल्म की भारी सफलता ने शशि कपूर को भी स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। आज भी इस फिल्म के सदाबहार गीत दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हैं। फिल्म को सुपरहिट बनाने में इसके गानों ने अहम भूमिका निभाई थी। 90 के दशक में जब जब फूल खिले की तर्ज पर ही आमिर खान और करिश्मा कपूर की राजा हिंदुस्तानी फिल्म बनाई गई थी। साल 1965 में शशि कपूर के सिने करियर की एक और सुपरहिट फिल्म वक्त रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ बलराज साहनी, राजकुमार और सुनील दत्त जैसे नामी सितारे भी थे। इसके बावजूद वह अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। इन फिल्मों की सफलता के बाद शशि कपूर की छवि रोमांटिक हीरो की बन गई और निर्माता निर्देशकों ने अधिकतर फिल्मों में उनकी रूमानी छवि को भुनाया। साल 1965 से 1976 ईस्वी के बीच कामयाबी के सुनहरे दौर में शशि कपूर ने जिन फिल्मों में काम किया उनमें ज्यादातर फिल्में हिट साबित हुई, लेकिन अमिताभ बच्चन के आने के बाद पर्दे पर रोमांस का जादू चलने वाले इस अभिनेता से दर्शकों ने मुंह मोड़ लिया और उनकी फिल्में असफल होने लगी। शशि कपूर को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा शशि कपूर को 1965 में प्रदर्शित फिल्म जब जब फूल खिले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बॉम्बे जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड, 1984 में प्रदर्शित फिल्म न्यू दिल्ली टाइम्स के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और बॉम्बे फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार और साल 1993 में प्रदर्शित फिल्म मुहाफिज के लिए स्पेशल जूरी का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। भारत सरकार ने सन 2011 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। शशि कपूर का निधन 4 दिसंबर 2017 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था।
आज के इतिहास के सफर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भारत आजाद हिंद फौज के अधिकारी गुरबख्श सिंह ढिल्लों के बारे में, जिन पर ब्रिटिश सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। तो चलिए थोड़ा और विस्तार से जाने गुरबख्श सिंह ढिल्लों के बारे में। गुरबख्श सिंह ढिल्लों का जन्म 18 मार्च 1914 को अलगोन, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो अब तरन जिला कहा जाता है, जो भारत के पंजाब राज्य में है। उनके पिता का नाम सरदार तारक सिंह, जो कि 8वीं किंग जॉर्ज के स्वयं के प्रकाश घुड़सवार सेना के एक पशु चिकित्सक थे। गुरबख्श सिंह ने 1928 में 14 साल की उम्र में बसंत कौर से शादी कर ली। उनके एक बेटी जिनका नाम अमृता और 2 बेटे अमरजीत और सर्वजीत थे। कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और मेजर जनरल शाहनवाज खान को क्रमशः मलाया, सिंगापुर और बर्मा में युद्धबंदी बना लिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शाहनवाज और प्रेम कुमार सहगल के साथ कर्नल ढिल्लों के ऊपर सम्मिलित रूप से ब्रिटिश सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने का मुकदमा करके लाल किले में विचारणा हुआ। ब्रिटिश सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने का आरोप लगाकर प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह और शाहनवाज खान पर मुकदमा चलाया गया और ब्रिटिश सेना ने कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की। इन तीनों पर देशद्रोह और प्रताड़ना और यहाँ तक कि हत्या के आरोप लगाए गए थे। सर तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में कई वकील बचाव पक्ष का हिस्सा थे। कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों को सन 1998 में भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। उक्त कोर्ट मार्शल पर आधारित एक फिल्म रागदेश का भी निर्माण हुआ। इस फिल्म का निर्माण तिग्मांशु धूलिया ने किया था। साल 1936 के आसपास भारतीय सेना से उनका बुलावा आया। इस तरह अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वे 14वीं पंजाब रेजिमेंट की प्रथम बटालियन का हिस्सा बनाए गए। यही वो पल था जहां से ढिल्लों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। नौकरी के दौरान उनकी कार्यशैली से ढिल्लों ने अपने सीनियर्स को प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप वो द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बनाए गए। इस जंग में उन्होंने विरोधियों का मुंहतोड़ जवाब दिया था। हालांकि वे जापान द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। बाद में 1942 में भारत को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का संगठन तो ढिल्लों, कर्नल प्रेम सहगल और मेजर जनरल शाहनवाज खान समेत अन्य योद्धाओं के साथ अनेक भिन्न अंग बन गए और अंग्रेजों को खूब छकाया। परिणाम स्वरूप युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया, साथ ही दोषी ठहराते हुए कोर्ट मार्शल के बाद सजा भी सुनाई। कुल मिलाकर यह मुकदमा हर मोर्चों पर हिंदुस्तानी एकता को मजबूत करने वाला साबित हुआ। अब तक अंग्रेज समझ चुके थे कि इनको सजा दी गई तो भारतीय फौज में बगावत हो जाएगी। यही कारण रहा कि उन्हें सहगल, ढिल्लों और शाहनवाज समेत आजाद हिंद फौज के सैकड़ों सैनिकों को न सिर्फ रिहा करना पड़ा, बल्कि उनके मुकदमे भी खत्म करने पड़े। इस पीरियड फिल्म में कुणाल कपूर, अमित साध और मोहित मारवाह मुख्य भूमिकाओं में थे। अभिनेताओं ने अपनी अपनी भूमिकाएं निभाने के लिए आईएनए अधिकारियों के परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की थी। गुरबख्श सिंह ढिल्लों की मृत्यु 91 वर्ष की आयु में 6 फरवरी 2006 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत में हुई थी। अब बात करेंगे डीवी सदानंद गौड़ा के बारे में, जिनका आज ही के दिन यानी 18 मार्च 1953 में जन्म हुआ था। तो चलिए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं डीवी सदानंद गौड़ा के बारे में। देवरागुंडा वेंकप्पा सदानंद गौड़ा का जन्म आज ही के दिन 18 मार्च 1953 कर्नाटक में हुआ था। ये भारतीय राजनीतिज्ञों में से एक थे। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में रसायन और उर्वरक मंत्री का दायित्व सौंपा है। डीवी सदानंद गौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद 4 अगस्त 2011 को 26वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। सदानंद गौड़ा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और उन्होंने कर्नाटक राज्य में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है।
वे 15वीं लोकसभा के लिए उडुपी चिकमंगलूर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। डीवी गौड़ा ने जनसंघ के सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और बाद में युवा नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सदानंद गौड़ा 5 साल वर्ष 1983 से वर्ष 1988 तक भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सचिव रहे। वर्ष 1976 में डीवी सदानंद गौड़ा ने सुलेह और पुत्तूर में वकालत का अभ्यास किया और शिरसी में वकालत की। वे श्रम आंदोलन में आगे बढ़े और पुत्तूर विभाजन में भारतीय मजदूर संघ के महासचिव और सुलेह तालुक के ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष भी थे। दक्षिण कन्नड़ और यक्षगढ़ की लोक कलाओं के अलावा डीवी गौड़ा बैडमिंटन, टेनिस और खो खो जैसे खेलों में भी काफी रुचि रखते थे। सदानंद गौड़ा ने दत्ती से विवाह किया और उनका एक पुत्र है। सन 2004 में वे राज्य भाजपा के सचिव और बाद में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बने। 1994 में गौड़ा को दक्षिणी कन्नड़ में पुत्तूर से कर्नाटक विधानसभा के लिए चुना गया। वर्ष 1999 में उनको उसी निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुना गया और उन्हें राज्य विधानसभा में विपक्ष का उपनेता बनाया गया। वर्ष 2003 में उन्हें राज्य विधानसभा में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया था। वर्ष 2004 में डीवी गौड़ा मंगलौर विधानसभा के 14वें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वीरप्पा मोइली को पराजित करने में सफल हुए थे। इसके बाद सदानंद गौड़ा ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन लोकसभा समिति में कार्य किया। वर्ष 2005 में उनको भारत सरकार द्वारा कॉफी बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 2006 में सदानंद गौड़ा को कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सदानंद गौड़ा ने पार्टी अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति को सही साबित किया, क्योंकि मई 2008 में भाजपा ने पहली बार दक्षिण भारत में विधानसभा चुनाव जीता था। वर्ष 2009 में सदानंद गौड़ा उडुपी चिकमंगलूर निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। जब अगस्त 2011 में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को हटा दिया गया, उसके बाद डीवी सदानंद गौड़ा को भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया और बाद में वह दिसंबर 2011 में कर्नाटक विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए। आज के इतिहास में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे इतिहास के गर्त से आप लोग के लिए वो रोचक बातें लेकर जो आपने शायद तक ना सुनी हो, और उन तमाम लोगों के बारे में बताएंगे जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था और किसने इस दुनिया से अलविदा कहा था। इसी के साथ कल फिर हाजिर होंगे नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइएगा। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी। न हिंदू में हूं न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं।